गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हमारा चैप्टर 5 है। इससे पहले वाले हमने 4th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लेगा। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5। औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता था। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, पूरे समय का काम और इस कार्य को प्रारंभ एवं समाप्त करने के लिए कोई निश्चित समय भी नहीं था। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुष के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए, पहले भी और आज भी। शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिसमें महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही हम इस अध्याय में हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों को भी संक्षेप में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है हमारा। एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है यहाँ पर, मतलब हमको खुद से भरना है। एक किसान, एक बीन मजदूर, एक नर्स, एक वैज्ञानिक, एक पायलट, एक शिक्षक, कौन क्या काम करता है उन लोगों का चित्र बनाना है। तो ये तो 6th क्लास के लिए है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद ये एक डायग्राम में बताया हुआ है। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों का काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कटाई करना शामिल है। फिर भी हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हमें एक पुरुष के बारे में ही सोचना याद आता है। हमने पढ़ा था ना 6th क्लास में कि रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती है, मतलब किसी के बारे में पहले से ही कोई सोच बना लेना। उसी चीज़ का हम इसमें भी उपयोग करेंगे। कम अवसर पर कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं को और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। मतलब उन्हें लगता है कि नर्स महिला हैं और पायलट में पुरुष हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से बच्चे मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील एवं विनम्र होती हैं। इस परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ साथ मिलाकर देखा गया है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाओं को तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं कि इसलिए बहुत सी लड़कियां डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने एवं प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया में दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, कभी हमारे अपने ही मित्र के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिनमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनसे दोष दी जाती है। आपको याद होगा कक्षा 6 की पुस्तक में हमने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता था। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है। कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुँच के बाहर की बात या अनुचित बात भी नहीं मानी जाती। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति भी बहुत ख़राब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्रित करती हैं और बर्तन बनाने के लिए उन्हें तैयार करती हैं। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तभी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियाँ पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। हम राम सुंदरी देवी का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों को विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने पर भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी, चैतन्य भागवत। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति के सबसे बड़े बेटे से कहते हुए
पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊँ तुम इसे अंदर ले आना। वह पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई तो मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वो मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छुपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने को अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो दिन भर में सुनती रहती। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीख गई। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं ने अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता, इतना समय भी नहीं कि वे ज़रा बैठकर कुछ खा लें। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। तो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है, जिसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जिनमें उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए गए काम आदि उनकी जानकारी का इस्तेमाल अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या एवं स्त्री एवं पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों को पुरुषों को 7 वर्ष था, उससे अधिक आयु का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिखना सीख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों तथा पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है, जबकि शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% थी। इसका आशय यह हुआ कि पुरुष और स्त्री दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते थे और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुष का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब आप इस टेबल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का और लड़कों का अलग अपनी जाति के हिसाब से कितना प्रतिशत बना हुआ है। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों को स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों को स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। अब हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। अब देख लिया आप एक फैक्ट से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया, तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई। अब महिला आंदोलन क्या है, तो अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी है, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य जैसा लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप ही नहीं है आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों में महिला आंदोलन कहा जाता था। देश के विभिन्न भागों में कई औरतों जैसे कई महिलाओं संगठन इस आंदोलन के हिस्से, कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। अब अभियान क्या चलाया गया था वो देखते हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक एवं मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सकती। इसी तरह महिला आंदोलन में अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शिक्षण के स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एक और उदाहरण देखें, जो 1980 के दशक में देश भर में महिलाओं संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों ने अपने पति और ससुराल के लोगों के द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठन ने इस बात की बड़ी कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। तथा यह समाज में एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। अब उसके बाद जो अभियान था उसमें जागरूकता कैसे बढ़ाई गई महिलाओं के द्वारा, तो औरतों का अधिकार संबंध व समाज में जागरूकता बढ़ाने महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटक, जनसभा के माध्यम से अपने संदेश को लोगों के बीच पहुंचाना था। उसके बाद विरोध करना, जब महिलाओं ने हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा जो महिला आंदोलन जैसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत
असरकारक तरीके हैं। जैसे कि डायग्राम में बताया गया है कैसे कैंडल मार्च है, कैंडल वाली बात है, और उसके बाद ऐसे रैली निकाली गई, सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया गया। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों एवं औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी आंदोलन का ही हिस्सा था। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में दुनिया भर की औरतों और संघर्षों को ताज़ा करने के लिए जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती है। हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियाँ उठा रही हैं। ये देख लीजिए, इसमें आपको बताया गया है, ये कुछ पिक्चर्स में भी बताया गया है जो महिलाएं आंदोलन करती हुई। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है और ये क्वेश्चन है जो आप पढ़ लीजिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा, वैसे तो हो जाएंगे। और एक बार इस पार्ट को डबल पढ़ लीजिएगा 2x पर करके, अगर नहीं समझ में आया हो तो समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।